सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम के साथ क्या हुआ, फतवा इन पर क्यों नहीं होता, उनके बारे में भी सवाल पूछूंगी मैं। और इतना ज्यादा रेडिकलाइज क्या इस्लाम है कि यहाँ के लोग पैसा कमाने के लिए और अपना मतलब साधने के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि एक रिलीजन है, और कौन इसका फायदा उठा रहा है और कौन नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में खूब सारे सवालों के जवाब भी लेंगे। तो हमारे साथ है अंबर जैदी। हाय, नमस्कार, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच पायल जी, आपने थैंक यू आमंत्रित किया, थैंक एंड यू सो थैंक यू मच। फॉर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी। अच्छा, मुझे पहले आप एम्बर ये बताओ कि आप जब एक मॉडरेट मुस्लिम की तरह आवाज उठाती हैं, और एक बुलंद आवाज है आपकी काफी, और बहुत पॉपुलर है आप, तो आपको क्या सहना पड़ता है, उसके लिए आप क्या सहती हैं? आई थिंक मैं अपने आप को मॉडरेट नहीं बल्कि मैं आपको भारतीय मुस्लिम कहती हूँ। दैट इज द सुटेबल टाइटल फॉर फॉर मी, आई थिंक। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग, जितने भी लोग हैं, और मैं जब मैं अपनी जर्नी को वापस देखती हूँ 2015-16 जब मैं कॉलेज में थी, और क्योंकि बचपन से सोशल एक्टिविटीज में रही हूँ, तो उस वक्त ये सारी चीजें बड़ी नहीं थी। बहुत कम लोग होते थे जो इतना खुलकर जो मैल प्रैक्टिसेस हैं विद इन दिस मुस्लिम कम्युनिटी उन पर ओपिनियन वॉइस आउट करते थे। और मैं अनफिल्टर्ड, क्योंकि आप छोटे होते हो, आपकी उम्र इतनी नहीं होती, आपको आप एकदम अनफिल्टर्ड सारी बातें करते हो, तो उसका तब से लेके आज तक 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और मैंने बचपन के साथ साथ अब आई एम अ ग्रोन अप लेडी, मैंने पूरा जीवन कहिए मैंने अपने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। ना मैं कभी कोई मैंने सोशलाइजिंग करती हूँ, ना मैं कोई पार्टी करती हूँ, ना मैं वैसे नॉर्मल सोशल गैदरिंग्स में भी, क्योंकि जहां जाओ आपके ऊपर आपके लिए इतने सारे सवाल होते हैं। कोई कहता है ये आरएसएस के से जुड़ी है, ये आरएसएस की दलाल है, कोई कहता है ये तो इस्लाम के खिलाफ है, 90% पीपल कहती है तो इस्लाम के खिलाफ है। तो आपको एक लेबल कर दिया जाता है। जब आप अपने लिए आपके सामने पहले अपना देश रखते हैं, तो आपको सिंपल आपके लिए लेबल होता है कि आप इस्लाम के खिलाफ है। और ये सारी चीजें टीवी डिबेट से शुरू होती है। आप हम्म। जब एक सही बात रखते हैं और गलत चीज को आप काउंटर करना शुरू करते हैं, तो ये टीवी डिबेट से ये पूरा सब कुछ स्टार्ट हो। कह रहे नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ जा रही है। जहां 3 तलाक को आप बोलिए कि ये असंवैधानिक होना चाहिए, ये गैर इस्लामी, नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बोल रही है। आप जब एक दाढ़ी लगाए हुए मौलाना टोपी लगाकर ये बोलेगा कि आप इस्लाम के खिलाफ बोल रही, तो जो एक आम इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम में मौलानाओं की सुनी जाती है, वो एक सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं। कितना भी हम बोले कि हम समाज में काम करते हैं, हम कितना ही काम करें, जब मुसीबत में फंसे होते हैं तो हमारे पास आते हैं अपने समस्या का समाधान कराने के लिए कि भाई हमारी बेटी के साथ ये हो गया, हमारी मदद कर दो, हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, मदद कर दो। लेकिन चलते उसी डगर पे जहां से उनको डायरेक्शन मिलता है कि ये अल्लाह का फरमान बता रहे हैं और हमें इस रास्ते पे चलना है। तो मजबूरी ये है कि इन सारी समस्याओं पर पायल जी कभी भी हमारी सरकारों ने, देश की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए, जब से 2014 से लेके अब तक हम 26 में आ गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जो ये समस्याएं रही उन पर काम किया गया। वरना आप सब जानते हैं कि शाहबानों के साथ 1985 और 84 में जो सारी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस यहाँ तक कि फैसला शाहबानों के फेवर में दिया था, बट फिर तत्कालीन सरकार ने उस फैसले को वापस लिया। और ये सोचें कि वो भी लोगों के प्रेशर में आके, क्योंकि मुसलमान लाखों की संख्या में इंडिया गेट पे इकट्ठे हुए थे। तो जिस देश में, हालांकि हम कहने के लिए एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन आज तक, चाहे मैं सिर्फ मुसलमान महिलाओं की बात नहीं कर रही, भारत की सभी महिलाओं को आज तक समान अधिकार नहीं मिलेंगे। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट की इक्वालिटी इंश्योर करता है, सबको लिंग से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर सबको समान अधिकार है। क्या आपको समान अधिकार मिलते हैं पायल जी? क्या मुझे मिलते हैं? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। आपको थोड़े बहुत मिल भी जाते होंगे। लेकिन अभी देखिए, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात चल रही है, हम कॉन्स्टिट्यूशनली बराबरी के अधिकारी हैं, लेकिन आज तक हमारी लोअर और अपर हाउस में ले जाएं तो 14 से 15% विमेन रिप्रेजेंटेशन है। जब भी इन अधिकारों की बात हो, चाहे 3 तलाक से आजादी की बात हो, चाहे विमेन रिजर्वेशन की बात हो, पॉलिटिक्स में हमेशा महिलाओं को पीछे रखा गया है। तो ये जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हम इस तरह की चीजों पर ऑनेस्टली हम विद इन द कम्युनिटी बदलाव नहीं देंगे, तब तक हमारे जैसे लोगों को अपना जीवन कुर्बान करना पड़ेगा। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे
लिए सबसे पहले मेरा देश। और जो चीजें हम अपने जीवन काल में देखते हैं, हालांकि जब मैंने काम करना शुरू किया, पहली आउटरीच जब हमने स्टार्ट किया था 3 तलाक पे, उस वक्त महिलाओं से बात करना इतना मुश्किल होता था, क्योंकि वो ये बिलीव करती थी कि जो है वो अल्लाह ने उनके लिए लिखा है और उनको उनके इसके साथ जीना है, यही धर्म है। तो जब लोगों के दिमाग में इस हद तक चीजों को, गलत चीजों को बैठा दिया गया हो, तो उनको डीरेडिकलाइज करना कितना मुश्किल होता है। और हम जब आउटरीच के लिए भी जाते हैं तो हमारे ऊपर अटैक्स होते थे, कहीं से कोई शराब की बोतल फेंक रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हम इतना लंबे समय से थ्रेट्स और क्या कुछ फेस नहीं करते। तो अभी सोचिए कि जब आप बड़ा कोई संकल्प लेते हैं तो मुश्किल तो आती ही है, लेकिन संकल्प बड़ा है, देश इसमें सबसे हमारे लिए, क्योंकि ये सब बात मुसलमान समाज की नहीं है, बात हमारे देश की है, हमारे देश के सिख की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि इन सारी चीजों की आड़ में आप ये देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो TCS और कई सारी ऐसी जो उसके IT बारे में बात कॉर्पोरेट करेंगे, कंपनीज है। उसके बारे जी में बात करेंगे अलग से एक सवाल। जी अब जी आप मुझे जी। ये बताइए कि जो एक्स मुस्लिम है सलीम क्या नाम था उनका, वास्तिक, सलीम वास्तिक, जी जी जी। वास्तिक जी हैं, वो क्या चाहते थे, वो क्या ऐसा कर रहे थे और उनके ऊपर ये अटैक क्यों हुआ, कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्यों हुआ? देखिए, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट करती हूँ, वैल्यू करती हूँ। वो जो भी वो अपना ओपिनियन रखते हैं वो उनका अधिकार है। वो, हम भारत में रहते हैं, भारत में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सलीम वास्तिक को भी है, अंबर जैदी को भी है, पायल भयाना को भी है। वो क्या सोचते हैं, यहाँ तक कि हम अगर धर्म की बात करें तो राइट, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें भारत के सभी नागरिक को अपना अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है। चाहे कोई, मैं अपना अलग से कोई धर्म बना के फॉलो करूं, अपना अलग से करे, या कोई भी धर्म आज कोई और कल दूसरा धर्म फॉलो करे, ये पूरा एक भारतीय नागरिक का अधिकार है। वैसे में सलीम वास्तिक जो काम कर रहे हैं ये उनकी अपनी सोच है, उनका अपना संकल्प है। ऐसे में उनके ऊपर जानलेवा हमला करना और इस तरह से अटैक करना ये बिल्कुल नाजायज है। लेकिन इस्लाम की अगर दृष्टि से देखें तो यही सारी चीजें लोगों को सिखाई जाती है कि अगर कोई इस तरह की बेअदबी करता है, जो इस्लाम के विरुद्ध जाता है, तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो उसे उस दृष्टि से तो नाजायज नहीं। अब उसके बाद जब सलीम वास्तिक पर अटैक हुआ, आप उस देखिए, इनिशियली तो जो वो दोनों लड़के थे उनके पिताजी बड़ी खुशी मना रहे थे कि देखो ये अंजाम हुआ। अब जब वो सलीम वास्तिक बच गए तो कहते हैं कि भाई ये तो गलत हो गया, आपने मेरे बेटों को मार दिया, वो तो जिंदा है। तो आप मानसिकता में आप फर्क देख सकते हैं। भाई, आपके बच्चों ने गलत किया, आपको लगता है कि सलीम वास्तिक गलत कर रहे हैं, आप कोर्ट जाइए, आप उनपे बैन की मांग कीजिए, या आप जो भी आपको लगता है वो कीजिए, लेकिन कानून का सहारा लीजिए। लेकिन आप किसी को इस तरह से किसी का गला काट कर आप फिर उसके बाद आप रोना डालेंगे, ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं। अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन है, बहुत जी, सारे क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि आप बहुत नहीं अच्छा नहीं, बोलती हैं, एब्सोल्युटली, बहुत फ्रैंक। टेक योर अच्छा, टाइम, अब ये टेक। बताइए, जैसे फतवा होता है, जी मौलाना फतवा देता है, मतलब देगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोगों के ऊपर फतवा देगा, मौलाना फतवा नहीं नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं, है। नहीं, सुनिए 1 मिनट, पर आप हाँ हाँ। देखेंगे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पे नहीं देता, आप लोगों पे देता है वो, क्योंकि आप डिफरेंट लाइन अप्रोच है ना आपकी उसलिए। फिर आप देखिए अरफा खानम के ऊपर नहीं देता, वो भी कैमरा लेके अपनी पूरी बॉडी दिखा रही है, कमर दिखा रही है, अपनी सब दिखा रही है ऐसे करके। वो राना यूब शॉर्ट्स में खड़ी है, वो नहीं लेता। वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हिंदू लड़कों के साथ गले लग लग के गाने गा रही है, तब नहीं देता फतवा। ये फतवा इतना सिलेक्टिव क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि फतवा जो है वो एक ओपिनियन होता है। सपोज आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं अपना ओपिनियन आपके सवाल के जवाब में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करी, दिस इज फतवा। अब इस्लाम में फतवे का जो प्रावधान है वो एक मुफ्ती ही फतवा दे सकता है, कोई रैंडम मौलाना, एनी इस्लामिक स्कॉलर, कोई और फतवा नहीं दे सकता। ओनली जो मुफ्ती है वो फतवा इशू कर सकता है, वो भी जब उनके पास बहुत सारे लोग किसी मसले को लेकर पहुंचे कि भाई XYZ, फॉर एग्जाम्पल कि अंबर जैदी ये काम करती हैं, क्या ये इस्लाम के हिसाब से जायज है, या मैं ही पर्सनली बोलूं कि भाई मैं ये चीज करना चाहती हूँ, क्या इस्लाम की दृष्टि से जायज है। तो वो बोलेंगे भाई ये ऐसा है, इस्लाम ये कहता है, ये चीजें हैं जो भी इस्लाम में कुरान और हदीस और उसके पूरे रोशनी में जो सारी चीजें होती है वो बता देते कि ये सूरत हाल है। अब हम भारत की दृष्टि में देखिए, आपके सामने 57 इस्लामिक नेशन है। क्या आपने कहीं और आपने सुना कि किसी की स्कर्ट पे, किसी के आईब्राउज पे, किसी की शादी पे, किसी की बर्बादी पे, किसी के घर में कुछ हो गया, कोई क्या कर रहा है, कोई निकल रहा है, हर चीज पे फतवा निकलता हो? खासतौर से पहले आपने कभी सुना फतवे निकलते हैं इंपॉर्टेंट चीजों में, जब सीरियसली लोग इस चीज को पूछे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे देश में। ये फतवा जो है एक फैक्ट्री है, एक दुकान है जो हर जगह खुली है, जहां जहां मुफ्ती है वहां पे फतवा फैक्ट्री लगी हुई है। अब
अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल। एक मौलाना रिजवी है जो हाँ। बरेली से आते हैं, आपने उनको देखा होगा। उनका काम है हर दिन वो एक वीडियो बनाएंगी, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस पर वीडियो बनाएंगे, और वो सारे जितने भी मीडिया कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सबका नंबर होता है जो हम लोगों को गेस्ट के रूप में इनवाइट करते हैं, सबको भेज देंगे अपनी वीडियो बनाकर, ठीक है। अपना ओपिनियन देंगे और जानबूझ के ऐसा ओपिनियन देंगे जो कि आग लगा दे, और उनको वो मीडिया में एकदम लाइमलाइट में आ जाएंगे, वही मौलाना ने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो अभी मैं परसों की बात बताती हूँ, जब विमेन रिजर्वेशन बिल आया तो मौलाना साहब ने कहा, इनफैक्ट मैं भी उस प्रोग्राम में थी, मौलाना साहब से मैंने ही उनसे सवाल किया। वो बोलते हैं कि भाई ये विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, राजनीति में महिलाएं जाएंगी तो ये नाजायज है, वो महिलाएं अच्छी नहीं होती, उनकी इज्जत आबरू सेफ नहीं होती। ऐसे में मुसलमान महिला, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने संसद में कहा कि भाई मुसलमान महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो कोटा विद तो कोटा डिमांड कर रहा है विपक्ष, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो जायज नहीं है, अब मुसलमान महिलाओं की भी आबरू लूटी जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो महिलाओं की आबरू होती नहीं है। मतलब ये इस तरह की मानसिकता। अब विडंबना ये है कि हमारे देश के जो जितने भी राष्ट्रीय चैनल है, ऐसे मौलानाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उनको बिठाते हैं, भाई एक्सक्लूसिव उनके इंटरव्यूज होते हैं कि भाई मौलाना साहब ने हमारे देश की महिलाओं की इज्जत उछाली। आप जरा सोच सकती हैं आप कि एक मौलाना वो टेलीविजन पर बैठकर ही बोल रहा है कि जो भी राजनीति में महिलाएं जाती हैं उनकी इज्जत सेफ नहीं होती, तो इसी आधार पर मुसलमान महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, उनको भी यही सब करना पड़ेगा। तो जिनकी सोच ऐसी है, आप ऐसे लोगों को किस आधार पर स्पेस देते हैं? जस्ट बिकॉज आपको टीआरपी मिलती है। और ये मेरी शिकायत आज से नहीं, मैं शिकायत जब से मैं मीडिया में एक्टिव हूँ तब से मैं सभी से कहती हूँ कि आप लोग गलत लोगों को स्पेस देते हैं। आप लोगों की बड़ी बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है, आप ऐसे लोगों को स्पेस दें, ऐसे लोगों की आवाज को आगे बढ़ाएं जो हमारे देश का को मदद करे आगे ले जाने में, ना कि इस तरह से महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट करे। लेकिन आप काउंटर कीजिए, मैं जाके मौलाना से भर जाऊं और फिर उसके बदले में मुझे सहना पड़े कि भाई अंबर जैदी तो इस्लाम के खिलाफ है। उनका कुछ नहीं जा रहा। हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश के लिए काम करते हैं, इस सब में सब जिम्मेदार हैं। नहीं तो इनको पैसे मिलते हैं ना, इनको रिजवी जैसे मौलाना को पैसे मिलते हैं ना टीवी पे आने के। पैसे तो सबको मिलते हैं, जो भी अपियरेंस करता है सबको पैसे मिलते हैं, पर इनको फिर ज्यादा बुलाते होंगे ना, ये भी तो है। एड मुझे नहीं पता कितना पैसा, क्या कुछ सेटिंग होती है इनकी, लेकिन इन लोगों को बरेली से आते हैं भाई साहब। मुझे तो यहाँ से नोएडा, मुझे दिल्ली से नोएडा जाने में मुझे 8-10 किलोमीटर का सफर करने में दिक्कत होती है। मैं कहती हूँ भाई साहब मैं अपने घर से कर लूंगी, अपने ऑफिस से कर लूंगी, प्लीज मुझे स्टूडियो नहीं आना। वो बरेली से सफर तय करके आते हैं, उनके लिए गाड़ियां, उनके लिए खाने, उनके लिए पूरी महफिलें सजती, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। आप बताइए, आप चाहे उनको पैसा दे रहे, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, आप मुझे ऐसे तो नहीं मैं प्रोग्राम में हूँ कि भाई पायल जी मुझे पैसा देंगे तो मैं प्रोग्राम में जाऊँ। आप चाहे मुझे कितना भी पैसा दें, आप अपने सभी गेस्ट को पैसा दें, जो भी पेरेंट्स का। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करें, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप किस बंदे को अपने मंच पर बुला रही हैं और वो किस तरह की बातें रख रहा है, और क्या ओपिनियन आप आगे। एग्जैक्टली जो हमारे देश में चीजें चल रही है, जो माहौल बना है, उसके लिए मीडिया भी, हालांकि मैं खुद मीडिया का हिस्सा हूँ, मीडिया बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ चीजों पर हम आंख मूंद के ऐसे बैठे हुए होते हैं कि सब ठीक है, सब चंगा से, तो चंगा नहीं है हमारे देश में। मीडिया को तो सेंसेशनलाइजेशन अच्छा लगता है ना, एब्सोल्युटली। अब तो लोगों ने उसी पे तो कमाती है। पायल जी जब छोटे होते थे तो कुछ सीरियल्स आते थे, बड़े लोग बड़े मजे से देखते थे। हम भी कसौटी जिंदगी की आते थे, बड़े शौक से देखते थे कि शाम में कसौटी की जिंदगी क्या आ रहा है। हालांकि मम्मी से पिटाई लगती थी, स्कूल की पढ़ाई में सब कुछ होता था, तो उस वक्त बच्चे सब लोग सीरियल देखा करते थे। आज को सब लोगों ने सीरियल देखना बंद कर दिया। अब लोग सबके सब क्या देखते हैं, प्राइम टाइम टीवी डिबेट, जहां पर लड़ाई लड़ रहे हो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता, चिल्लम चिल्ली, लड़ाई, गाली गलौज, थप्पड़बाजी। हालांकि मैं खुद इस तरह की चीजों का हिस्सा रहती हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं। अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ पायल जी, वो ये कि हम जब ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जहां पर सॉफ्टली भारत के विरुद्ध में बड़ा एक एजेंडा पुश किया जा रहा है, मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी होती है काउंटर नैरेटिव करना। भारत के विरोध में जो चीजें चल रही हैं उनको अब इतनी सीरियस, क्योंकि जो सिर्फ जंग लड़ना सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम उस जंग में बराबर के हिस्सेदार हैं और हम लोगों को भी अपनी भूमिका अदा करनी है। हम जैसा हमारी फौजें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या हम उस तरह की अपनी ईमानदारी से उस भूमिका को अदा कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान नैरेटिव बिल्डिंग में सबसे ज्यादा आगे। हालांकि उनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन उनके पास एक सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर है जो नैरेटिव पुश करता है अपने स्टूडेंट्स को। डिक्टेटरशिप में ये हो जाता है, डिक्टेटरशिप में ये हो जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम डिक्टेटरशिप में रहें, लेकिन हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चीजें सही
सही है और गलत है, हम उनको अनबाइस्डली आगे रख सकते सही कह रहे हो आप। अच्छा आप हैं। मुझे जी। एक बात बताओ, ये सिर्फ हम मीडिया को ब्लेम करते हैं, इवन यूट्यूब मैं देखती हूँ, वो जो हम्म। एल्गोरिदम भी जो होता है, वो भी तो पुश करता है एक्सट्रीमिज्म को यस, और एब्सोल्युटली। ये एंड ऑल रिलीजन लाइन में, ये नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन के साथ, पर सभी रिलीजन एक्सट्रीमिज्म को बहुत पुश करता है और उसको आप देखते हो ऐसी-ऐसी रील्स आती हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं मार दिया जाएगा, मैं बड़ा होके इतने हिंदू मारूँगा, मैं बड़े होके ऐसे कर दूँगा, मैं उड़ा दूँगा उनको, राम मंदिर तोड़ दूँगा। अभी मैं लेटेस्ट रील देख रही हूँ, छोटे-छोटे मुस्लिम बच्चे कह रहे हैं मैं राम मंदिर तोड़ूँगा बड़े होके और बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊँगा। तो ये सब एल्गोरिदम यूट्यूब भी ये हटाता नहीं है, सबको फिर पैसे ही तब कमाते हैं ऐसे ही। बिल्कुल, ये सारी चीजें क्योंकि आप भी यूट्यूब वो करती हैं, मैं भी यूट्यूब पे कर रही हूँ, तो हमको पता है कि क्या चीजें आगे बड़ी फास्ट पुश हो जाती हैं और बहुत सारे आप अच्छे से पर अच्छा कंटेंट डाल दीजिए, कोई नहीं देखता, इस तरह की चीजें बहुत इजीली पुश हो जाती है। लेकिन सही कह रहे हैं। अब जी, आप कुछ और ये कहना चाह रहे हैं? जब इस्लाम की जब रिफॉर्म की बात होती है इस्लाम में कि इसको हुँ। ठीक करें, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों आता है? हर कोई क्यों नहीं चाहता कि रिफॉर्म हो? क्या मौलवी नहीं चाहते क्योंकि अगर इस्लाम थोड़ा-सा मॉडरेट हो जाएगा या थोड़ा रिफॉर्म्स आ जाएँगे उसमें, तो मौलवियों की दुकान बंद हो जाएगी कि क्या है ऐसा? कि कुरान में लिखा है कि आप रिफॉर्म नहीं कर सके? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पायल जब हुँ, इस्लाम की बात करते हैं और जो भारत के मौलवी हैं, ये टोटली डिफरेंट है। आपके सामने बड़े सारे एग्ज़ाम्पल हैं, ट्यूनीशिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे तजाकिस्तान, ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने अपने देश की जो संस्कृति है, उनको सर्वोपरि रखा है और वो हिजाब और कुछ-कुछ इस तरह की जो प्रैक्टिसेज़ है, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया कि भई हमारी जो संस्कृति है, उसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि ईदी तक पे बैन लगाया, बहुत सारे देशों में। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं या शरिया की बात करते हैं, तो शरिया कोई सैक्रोसेंट नहीं है। अब आपको इस्लाम में कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस के हिसाब से समय के अनुसार, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, नियम कानून जो भी है उसमें बार-बार अमेंडमेंट्स होते रहते हैं कि आज के समय में आज के लोगों की जरूरत ये है। तो कानून लोगों के लिए है, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, और कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको सजा देने के लिए बनता है। लेकिन इस्लाम में भी यही है, उसका मतलब ही ये होता है कि आपने एक निजाम बना दिया, उसके हिसाब से चीजें तय होगी। अब वो निजाम फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से हर देश में, अगर आप शरिया की बात करते हैं, जितने भी इस्लामिक देश हैं, सबका शरिया अलग है, सबका एक जैसा नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया का वैसे ईरान का है, वैसे इराक का है, वैसे ही तुनिशिया का है, तजाकिस्तान का है, पाकिस्तान का नहीं, सबका अपना अलग अलग है। तो ये फ्रीडम है। लेकिन भारत के ही मौलाना सिर्फ इस बात कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। जब भी 3 तलाक की बात करते थे, इस्लाम में दखल अंदाजी नहीं हो सकती, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लाम में मुदाखलत कहाँ से हो रही है? अगर मेरा एक सिविल राइट है तो वो इस्लाम में मुदाखलत कहाँ हो गई? मैं अपना इस्लाम फॉलो करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ, हज, ज़कात और जो भी सारी चीजें एक मुसलमान को करनी चाहिए वो सब करती हूँ। लेकिन मेरा जो सिविल राइट है वो किसी मौलाना की टेरिटरी कैसे हो जाता है? अगर एक मौलाना को के जितने भी टैक्स लॉज हैं वो भारतीय संहिता के हिसाब से चलते हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो भारतीय संहिता के हिसाब से चलते हैं, तो मेरे अधिकार कैसे सिर्फ शरिया के हिसाब से चलते हैं? मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरे संविधान ने ये कहा है कि भाई अंबर जैदी का, पायल भयाना का समान अधिकार। तो आज तक 80 साल होने जा रहे हैं, आज तक पायल भयाना और अंबर जैदी को बराबर के अधिकार क्यों नहीं मिले हैं? क्या ये इनजस्टिस नहीं है भारत की महिलाओं के साथ? और सिर्फ ये सिविल मैटर्स में नहीं है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कानून है जिसमें सभी महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता है, लेकिन हम इसको, लेकिन मुसलमान महिलाओं के साथ मुस्लिम ज्यादा महिलाओं के होता साथ है। ज्यादा होता है। हाँ। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे यहाँ जो और ये भी इस देश की जो सेक्युलर सरकारें उनकी देन है। उन्होंने एक एक्ट बनाया और उसके बाद मुसलमानों पे छोड़ दिया कि भाई जो तय करना है तुम करते रहो मुसलमान महिलाओं के साथ, बस हमें वोट डलवा देना। क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि वो महिलाएं संसद में जाएं और उनके सामने बराबरी पे बैठकर डिसीजन मेकिंग में बराबर की भागीदार हो। नहीं, अभी कल ही की बात है, प्रियंका गांधी जी के पास रिपोर्टर्स पहुंचे हुए थे, तो वो कहती है कि भाई जल्दी कर लेना, अभी इसी पे बात करने के लिए रिजर्वेशन बिल पे जल्दी कर लेना, मेरा पति का बर्थडे। तो ऐसे लोग जिनके लिए पति का बर्थडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के अधिकारों पे बात करना नीचे आ जाता है, तो वो लोग क्या कभी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो महिलाएं जिनको इन्होंने सिर्फ हेड काउंट और दरी उठाने के लिए और झंडा उठाने के लिए रखा है, वो उनकी बराबर में आके बैठ जाए? तो ये पूरा इस देश के साथ कुछ चुनिंदा लोगों ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, और वो नाइंसाफी अभी तक चलती आ रही है। और ये उम्मीद सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ही कर सकते हैं कि इस नाइंसाफी को खत्म करके सबको समान अधिकार दे। और उसी दिन मैं स्टार्टिंग से बात बोलती हूँ कि मैं भारत को सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उस दिन मानूंगी जिस दिन भारत की सभी महिलाओं को समान अधिकार। अच्छा, एक और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है मेरे पास, जहाँ सिविल राइट्स की बात आती है, हाँ, उसके
उसके लिए तो सारे मौलाना, इस्लाम के बड़े-बड़े जो एडवोकेट्स हैं या लॉयर्स हैं, लड़ रहे हैं आपस में, पॉलिटिशियंस जो फेवर में हैं मुस्लिम्स के, जो अपने आप को मुस्लिम्स के ही बोलते हैं कि हम ही शुभचिंतक हैं वो सब। वो सिविल उसमें तो कहते हैं शरिया लॉ को अपनाओ और उसको फॉलो करो। पर जब क्रिमिनल एक्ट में आता है, तो क्रिमिनल उसमें भी फिर शरिया को क्यों नहीं मानते? क्योंकि यही तो क्रिमिनल मैंने उसमें कहा, तो यही तो बात मैंने कही अभी, यही तो बात कही कि आप जब टैक्स लॉज, फाइनेंशियल लॉज, आपके क्रिमिनल लॉज फॉलो करते हैं, तो भाई मेरे अधिकारों को खाली आगे तुम्हारी चर्या क्यों खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, क्यों आ नहीं, अब जाता है? यही जैसे तो सवाल इस्लाम है। नहीं, पर हम्म, इस्लाम में होता है ना कि हाथ के बदले हाथ, रेप के बदले तो रेप। अगर ये है, अगर अकॉर्डिंग टू शरिया, तो अगर आपने किसी की बहन को अगवा किया, तो वो आपकी बहन को अगवा करेगा। आपने किसी का खून किया, वो आपका खून करेगा। आपने किसी के बाप का खून किया, तो वो आपके बाप का खून करना उसको अलाउड। तो ये क्रिमिनल शरिया नहीं चाहिए इनको। क्रिमिनल उसमें यही यही तो कह रही हूँ मैं पायल जी, कि अपनी सहूलत के लिए उनको, उनका अपना क्रिमिनल लॉज भी चलता है, टैक्स लॉज भी चाहिए उनको, सब्सिडीज भी चाहिए, लेकिन सिर्फ महिलाओं को कंट्रोल में रखने के लिए, वो बात मैंने थोड़ा शॉर्ट में कह दी, कि वो हाँ, महिलाओं को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो शरिया लॉ है वो फॉलो समझ करना गए। चाहते हैं। बताइए, भारत की मुसलमान महिलाओं को समान अधिकार होंगे, वो यूनिलैटरल, आप देखिए, अब एक मुसलमान महिला अपने पति को तलाक नहीं दे सकती ना, उससे ठीक है, उसको खुला भी मांगेगी ना अपनी तरफ से, यानी कि खुद से भी डिवोर्स मांगेगी, तो भी वो पति की मौत आ जाएगी, भाई मेरा पति अप्रूव कर दे जो मैंने तलाक मांगी है, और जब वो तलाक मांगेगी तो उसको किसी भी तरह की कोई फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ठीक अच्छा, है, एक तो और इस तरह हाँ, हाँ, जी, हाँ, हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। ऐसे सारे प्रोविजन है जहां पर महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, महिलाओं को एग्रीकल्चरल लैंड में कोई हिस्सा नहीं मिलता, हालांकि आपको सब कहते नजर आएंगे इस्लाम में महिलाओं को ये मिला है, वो मिला है, ये अधिकार, वो जमीन। कितने लोगों ने अपनी बहनों को जमीन दी, आप तो उनको स्कूल नहीं भेजते, जमीन देने की बात करते हैं। आप उनको उनका हक बेसिक नहीं देते, स्कूल तक नहीं पहुंचाते, आप उनको जमीन देंगे, उनको घर देंगे? मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं पायल जी, जो बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से और हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो महिलाएं, उनके भाई उनको उनका हक नहीं देते, कहते थे तुम तो पता नहीं क्या हो गई हो, उल्टा हो गई हो, तुम पता नहीं क्या हो गई हो, तुम भाइयों से हक ले रही हो, पढ़े लिखे लोग। और फिर वो टीवी पे बैठ कर कहेंगे भाई हम तो सबसे ज्यादा देते हैं। कहने के लिए आप कुछ भी लिख दीजिए, जमीन पे क्या मिल रहा है? अगर आप दे ही रहे हैं, तो फिर आपको भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार देने से क्या परहेज है? आप 2-4 शादी पे बात कर लीजिए, फिर कितने लोग 4 शादी कर रहे हैं? आप मुसलमानों को बदनाम करें, आप नहीं कर रहे शादी, तो भाई साहब आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करते हैं? ये अजीब डुप्लीकेसी चलती है। हाँ। अच्छा, जी अंबर, जी इस्लाम में टीवी देखना हराम है, इस्लाम में मूवीज देखना हराम है, इस्लाम में टीवी पर आना हराम है, जो ये मौलवी बच्चों को बताते हैं, सबको बताते हैं, जी, मदरसों में सिखाते हैं। इस्लाम में बैंक से इंटरेस्ट लेना हराम है, बिल्कुल पर ये सब कुछ मौलवी तो कर रहे हैं। जी, एग्जैक्टली मैंने यही तो बोला कि टैक्स लॉज ये सारे भारत के मानते हैं, जहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, सरकारी सब्सिडी भी लेते हैं, मदरसों के लिए फंडिंग भी लेते हैं, और भारत का क्रिमिनल जो भारतीय वो दंड संहिता है वो भी फॉलो करते हैं। तो अपने लिए जो भी सारी सहूलतें, सारी मलाई भारत के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से लेते हैं, लेकिन सिर्फ भारत की मुसलमान महिलाओं को वो सारी चीजें न मिल जाए। जब टीवी आया तब कहते थे कि शैतानी डब्बा है, लाउड स्पीकर आया तो कहा था कि ये दरो दीवार से आवाज, शैतानी आवाजें आ रही है, लेकिन आज लाउड स्पीकर पे आप बात कर लें तो कहेंगे भाई ये देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, इनको दिक्कत है, इनको दिक्कत है। तो ये खुद कुछ बोलते हैं और कन्वीनियंटली सारी चीजों का अपने भले के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही तो सारी चीजें चल रही हैं, और यही देश की विडंबना है कि आप उन सारी चीजों को कॉल आउट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं सेक्युलर हैं, बोलते हैं नहीं आप इस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए। किसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताइए खतरे में? आप तो इतना ज्यादा फ्री हैं कि आप दिन में 5 बार अजान करते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। आप सड़क बंद करके नमाज भी पढ़ लेते हैं, तब भी आपको, हालांकि किसी भी इस्लामिक देश में आप सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। आप सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, रेडियो पे अजान होती है, आपको अजान आएगी, आप अपने घर में सुनेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे। आप कहीं पे भी सड़क पे किसी के घर के आगे किसी भी रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, ये इस्लाम के खिलाफ है। आप किसी को परेशानी में डालकर इबादत नहीं कर सकते, ये इस्लाम कहता है। तो आप भारत में सड़कों पर उतर कर कैसे कर लेते हो? ये सारी चीजें राजनीति के चलते ही तो होते हैं। जब भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो राजनीतिक पार्टियां कहती है देखो ये तो मोदी सरकार है, मुस्लिम विरोधी है, ये मुसलमानों को तंग कर रही है, आप नमाज आप कैसे रोक सकते हैं सड़क पे नमाज नहीं, करना? आप सड़क पे नमाज करेंगे तो नहीं, मुसलमान खतरे में, या हाँ, इस्लाम मुसलमान खतरे में खतरे है। में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम भी खतरे खतरे में, में मुसलमान भी खतरे में, सबसे ज्यादा भारत में खतरे में, जहाँ पे सबसे ज्यादा मनमानी होती है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दिमाग में। जी, आप मुझे बताइए, शोभा यात्रा जब निकलती है, ये क्यों पत्थरबाजी करते हैं? ये क्यों
उसी दिन राइट करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये क्या है? मतलब ये हम तो एक देश के रहने वाले हैं और इनको पता है हम लोग मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी में हैं, आप मेजॉरिटी में नहीं हो और रोते भी यही हैं इस्लाम खतरे में और ये पत्थरबाज़ी भी यही करते हैं। ये क्या करते हैं? पेट्रोल बम अपनी बॉटल में बॉम्ब भर-भर के पेट्रोल भर-भर के फेंकते हैं। ये क्यों? जी। क्यों करते हैं? पायल जी देखिए, आप मुझसे बड़ी हैं और आपने भारत को बदलते हुए देखा है काफी लंबे अरसे से। आपने एक बड़ी ट्रांजिशन देखी, हालांकि मैंने भी अपने जीवन में काफी कुछ बदलते हुए देखा है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा कुछ बदलते हुए देखा हुआ इतने जो भी आपकी एज रही है इसमें। क्या पहले ऐसा होता था? आप 2 या 3 दशक पहले चले जाएं, क्या इस तरह की चीजें होती थी पहले? अंबर होती थी, सुनिए मेरी बात, होती थी पर पेपर में इतना सा आर्टिकल आ गया। ओके। हाँ, होती थी, बहुत हाँ। चीज़ें होती आप देखो ना हम्म। सारे राइट्स हुए, मुज़फ्फरनगर राइट, नहीं, मेरठ राइट देखो मैं सिर्फ नहीं, नहीं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। हाँ, वॉल्यूम नहीं किस तरह वॉल्यूम ही की होती थी, वॉल्यूम ही बता रही पैटर्न? हूँ। हाँ, पैटर्न ही बता रही हूँ आपको, हाशिमपुरा, हम्म। ये सब क्या था? मुज़फ्फरनगर में हिंदू लड़की को उठाया आपने, उसके बाद राइट्स हुए, वहाँ दलित लड़की को उठाया मेरठ में, तो राइट्स हुए। आपने कहीं जाके पत्थरबाज़ी करी, तो राइट्स हुए। कश्मीर में कब से पत्थरबाज़ी होती जा रही है? जी, 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 बिल्कुल आर्मी हो गया या 1992 इन से। लोग कश्मीरी पंडित्स को भी सब कुछ था, पर पेपर में इतना सा आता। क्योंकि एग्जैक्टली। नैरेटिव कंट्रोल था। सोशल मीडिया के आने के बाद अब इनकी हर हरकत सोशल मीडिया पे आती है और जब हिंदू उसके लिए अपने राइट्स माँगता है और विरोध करता है, तो आप हिंदू को कम्युनल बोल देते हो। तो जी। ये मेरे को समझ तो आप क्यों शोभा यात्रा पे पत्थर फेंक रहे हैं? अब मैं इसके पीछे की रीजन बता रही हूँ। देखिए, पहले तो सारी चीजें आपने बता दिया ना कि पहले सारा नैरेटिव कंट्रोल होता था, सब कुछ बोला जाता था। कश्मीर में भी यहाँ तक कि जबकि लाउड स्पीकर पे बोला गया कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ हाँ, क्या करेंगे, घर छोड़ दो, मस्जिदों से ऐलान किया हाँ, गया, सारा कुछ हुआ, सबको हाँ। बताया, आपने सारी चीजें देखी होंगी। हुँ, हुँ। अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीजें होती रही ओपनली, उस इस देश के वासियों को उन्हीं की धरती पर इस तरह से हिंसा का सामना करना पड़ा। ओपनली थ्रेट, ओपनली नफरत का प्रचार प्रसार होता रहा। कहाँ से हुआ? आप कहने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो विचारधारा चली वो तो यहीं से गई है ना। तो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान से हो रहा है, ये बात गलत है। आप पाकिस्तान पे सारा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सारा कुछ यहीं से गया है, सारी कुछ यहीं से ओरिजिनेट होती है, यहीं से, ये उत्तर प्रदेश से। वहां पर योगी जी हाँ, बैठे, योगी जी बड़ा अच्छा काम करें, देवबंद कंट्रोल करने का हाँ, काम करें। एग्जैक्टली। देवबंद से माई हाँ, पॉइंट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट इज कि आरिफ मोहम्मद खान साहब काफी समय से इस बात पर बोल रहे हैं कि भाई मदरसों में देश के खिलाफ विभाजन करना, दो लोगों को अलगाववाद, देश के खिलाफ नफरत, हिंसा। आप हिंदू तो छोड़िए, मुसलमानों में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, दूसरे फिरके, उनके खिलाफ नफरत भड़काते हैं। भाई आप तो चलिए है ही काफिर, लेकिन आप फतवे की बात कर रही थी। आप दारुल उलूम देवबंद इन सब की वेबसाइट पे चले जाएं, जो लोग ओपिनियन अपने जो सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं? भाई मेरा जो हॉस्टल में मेरी जो रूममेट है वो शिया है या वो XYZ फिरके से आती है, क्या मैं उसके साथ खाना खा सकती हूँ, क्या मैं उसके साथ रूम शेयर कर सकती हूँ? तो उस पे लोग उस पे ओपिनियन आते हैं कि नहीं, आप उनके शादी में न जाना, प्लेट में ना खाना, ये ना करना। इस तरह की चीजें भारत में होती हैं और ये सारी चीजें आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर प्रोपेगेट करते हैं खुला खुला। अब जरा सोचिए कि जिन लोगों को दिन रात इंसानियत से नफरत करना सिखाई जाती हो, इस देश के लिए ये बोला जाता हो कि एक दिन पूरे विश्व पर, भारत से लेके पूरे विश्व पर इस्लाम का गलबा होगा। ऐसे इंसान जब शोभा यात्रा निकलेगी तो पत्थरबाजी ना करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आप बताइए। जो जिसको ये सिखाया जाता हो कि इस नाम को प्रोटेक्ट करना, प्रोपेगेट करना, ये आपकी ड्यूटी है। सलीम वास्तिक बोले तो गला काट दो, आप जन्नत जाओगे, आपके साथ में जन्नत जाएंगे। तो भाई कोई भी अपना साथ पुश्तों का टिकट पक्का करने के लिए तो सब चला जाएगा। जिनको 135 फोटो का सपना दिखा दिया, वो एकदम ग्राफिक इमेज दिखा दी जाती है, तो वो तो सब कुछ करेंगे। तो पूरी सोचिए कि भारत के ही पैसे पर, सरकारी फंडिंग पर भारत के खिलाफ भारत के बच्चों को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। और हमारी देश की सरकारें 80 साल होने जा रहे हैं देश को आजाद हुए, ये सारी चीजें देखती आ रही है। सरकारें जिम्मेदार है। इस देश में जो कुछ भी स्थिति है, नफरत है, हिंसा है, देश का विभाजन है, चाहे गजवा हिंद का ख्वाब है, भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान देखता ही है, पाकिस्तान जो करता है। लेकिन क्या भारत में रह रहे लोग इस तरह की चीजें प्रोपेगेट नहीं करते? के खिलाफ क्या कदम उठाया जा रहा है? क्या सिलेबस कंट्रोल किया जा रहा है? क्या सरकार मॉनिटर कर रही है? वो योगी जी ने करवाया सर्वे, लेकिन उसके बाद क्या आपने मदरसों की मॉनिटरिंग करना शुरू की? क्या आपने सिलेबस कंट्रोल किया? क्या आपने आरिफ मोहम्मद खान जैसे जो भी विद्वान लोग हैं उनको रखा? भाई आप सारी चीजें हमें बताइए, सुझाव दीजिए, क्या कुछ हमें उसमें मदरसों की सिलेबस में बदलाव करना है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। तो जब तक आप जड़ को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप फल, जो उस वृक्ष से फल आ रहे हैं उसको कैसे आप मीठा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मीठा आम निकलेगा बबूल पेड़ से? तो जड़ समस्या की जड़ समझने की जरूरत है, उसको पूरी तरह से उसका समाधान निकाला जाए। और हर समस्या का जो जड़ है वो मदरसा है। मतलब मैं मदरसे को ये नहीं करी कि मदरसा कोई मैं इस्लाम के खिलाफ, लेकिन भारत के मुसलमान बच्चों को हमें एक मदरसे की जरूरत है। भारत के बच्चों को
अब भारत के सभी बच्चों को स्कूल की आवश्यकता है। भारत का संविधान समान शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, तो फिर भाई गरीब मुसलमान का बच्चा क्यों ऐसी जगह पे जाता है जहां पर उसको उसी के देश के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, जहां पर उसको खाने के नाम पर चावल का की पीच पिला दी जाती है, जहां पर उन बच्चों के साथ मदरसों में बलात्कार होता है। मेरे पास केसेस आए हैं, मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकती। एक लड़के का बलात्कार हुआ था और उसको स्टिचेस लगाने पड़े थे। आप समझ रही होंगी क्या स्थिति रही होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको 7-8 साल पुराना केस बता रही हूँ। फिर मदरसे वालों ने 50,000 रुपए देकर उस मामले को दबा दिया। घर वाले उनके फिर आगे नहीं बढ़े कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ज्यादा बात आगे बढ़े। तो जहां पर ये बच्चों के साथ बच्चियों के साथ तो होता ही, वहां पर बच्चे सुरक्षित नहीं है। जब ये नेशनल चाइल्ड कमीशन ने जब ये सब मदरसे और सबको लेकर बात हो रही थी, तो हम लोग सब लोगों को बुलाया था, कमेटी बनाई थी, हमने अपने सुझाव दिए थे और उस पर काफी काम भी किया था और बताया था कि क्या स्थिति है बच्चों की मदरसों में। तो आप सुझाव ले रहे हैं लेकिन बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। खास बड़े स्तर पर एक बड़े पॉलिटिकल विल के साथ भारत में बदलाव की जरूरत है। तभी आप देखिए, ये सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात ही नहीं है, भारत के साथ जो भारत की तरक्की है उससे भी जुड़ी बात है। आप अपने पैसे लगाकर कोई भी सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे अपने बच्चे पर कर रही है, ह्यूमन कैपिटल किसी भी देश के लिए, भारत के लिए तो बहुत बड़ा ये एक एसेट है। हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स पूरी दुनिया में मांगी जाती है, उसकी डिमांड होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में फंड लगाकर या फिर कोई इंडिविजुअली भी लगा रहा है, माँ बाप भी लगा रहे हैं, तो वो भी स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। वो बच्चे कल ह्यूमन बर्डन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नालायक होते हैं, बल्कि देश के लिए खतरा उल्टा बन जाते हैं। तो ये इंश्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चे किसी लायक बने, देश के लिए खतरा ना बने, आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर भारत में भारत का मुसलमान बच्चा मदरसे पे निर्भर क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न। अच्छा, मुझे हम टीसीएस और लेंसकार्ट की भी बात करेंगे, पर पहले आप मुझे बताइए ये अरफा, राना अयूब ये कैसे बच जाती हैं? ये इतना भड़काती हैं। जैसे मैंने तो अरफा की एक स्पीच सुनी थी, उसमें वो बोल रही थी हमने स्ट्रेटेजी बदली, आइडियोलॉजी नहीं। जी, वो सीएनआरसी के समय की बात है, हाँ, आंदोलन तो जब ये वो चल रहा पूरा था। टाइम क्यों भड़काती हैं और जान-जान के छोटी-छोटी बात में निकालेंगे, अरे मोदी के 12 साल के भारत में मुसलमान का हाल देखो, मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, तो अगर खतरे में होता तो आप बताओ कोई सेक्स का सोच सकता है खतरे में अगर होता, वो तो अपनी जान का सोच रहा होता। हैं? नहीं, आप मेरे को खुद ही बताओ। हाँ, सेक्स मुसलमान विल बी सोच द सकता है। नहीं, पर सेक्स विल बी द ला लीस्ट ऑफ हिज़ वरीज़ ना कि मैं लीस्ट ऑफ हिज़ मतलब वो इतने खतरे में, उसकी जान खतरे में यहाँ पे, और वो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा है। ना करे ना अपने बच्चों के लिए खतरे वाले देश में बच्चे। फिर वो हर जगह नौकरी पे वो है, हर सब्जी मंडी उसके हाथ में, शूज़ का बिज़नेस उसके हाथ में, कपड़ों का बिज़नेस उसके हाथ में, सारा कुछ तो उसके हाथ में, और मुसलमानी खतरे। और फिर भी ये राना अयूब और अरफा खानम आर दे एजेंट्स और आर दे पेड बाय समवन? सबा नकवी, ये स्वाति रावत लिखती है वो अंसारी, वो नहीं स्वाति है ना, नहीं क्या नाम है उसका, गार्गी रावत लिखती है, जी, पर वो गार्गी। गार्गी अंसारी है। तो ये तो ये क्या है, मतलब ये कहाँ से आती हैं? ये इतना बड़ा एक मेजॉरिटी हिंदू स्टेट में इतना पंगा ले रही है एक सेंटर से भी, क्या है ये क्या देखिए, कर रहे ये हैं? लोग पायल जी फ्रीक्वेंट विदेशी यात्रा पे जाती हैं, जैसे कि राहुल गांधी जाते हैं, वैसे ही प्रदेश में आते हैं, प्रदेश के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं, नए मुद्दे के साथ देश में वापसी होती है। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि विदेशों में क्या कुछ चलता है। जो भी आईएसआई के क्लोज एलाइज होते हैं उनके साथ इनकी पिक्चर्स आती हैं, चाहे राना अयूब हो या फिर जितने भी हो, सोशल मीडिया पे सारी पिक्चर्स वायरल होती हैं, सारी चीजें। तो ये लोग उन लोगों से मिलती हैं, फिर वो देश में आकर देश के खिलाफ नफरत भड़काती हैं। अब चलिए, आपकी शिकायतें हो सकती हैं, बिल्कुल, आप डेमोक्रेसी में रहती हैं, आप बिल्कुल सरकार से शिकायत आप बिल्कुल रख सकती है कि भाई ये गलत है। आप जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ कि भाई सरकार इस चीज पे काम नहीं कर रही और स्ट्रिंजेंटली काम करें, लेकिन आप मैं भी देश विरोध क्रिटिसाइज में करते जाकर हैं। एग्जैक्टली ये हर देशवासी का अधिकार है। हम हक से कहते हैं कि भाई हम अपनी सरकार से ही बात कर सकते हैं और किसी से तो बड़ी थोड़ी ना बोलेंगे। तो आप शिकायत करें, आप क्रिटिसाइज करें, आप जो बोलना है बोले, लेकिन विदेशी नैरेटिव पे आप काम करते हैं, ये साफ है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि इन लोग ये मॉडर्न लाइफ लीड करते हैं, कपड़े भी खूब टाइट और सारा कुछ पहनते हैं। अब देखिए, जो उनका एजेंडा है आप उस एजेंडा पे चलिए, आप कुछ भी पहनिए, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे ज्यादा पूजनीय कोई है। तो इट्स ऑल एजेंडा, पाकिस्तान से ये एजेंडा चलता है, पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं, मौलवी को भी सीआईए सूट कर बोले रहे हैं, हैं, तो हाँ, मौलवी हैंड को इन भी ग्लव, सूट क्योंकि करते हैं। तो उनका
एजेंडा है ना, वो उनकी बात कर रहे हैं, तो भाई वो इससे अच्छा तो कोई नहीं। आज मैं अपनी लाइन बदल के उनकी बात करने लगूं तो मेरे से बड़ी कोई नेक परवीन बीबी नहीं होगी। तो इट्स ऑल अबाउट देश, समझ। इट्स ऑल अबाउट देयर नैरेटिव। अच्छा, अब आते हैं टीसीएस और लेंसकार्ट पे। हाँ पहले जी। ये बताइए कि सारी इन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ ही सेक्स करना है, हिंदू बहू बेटियों के साथ ही चलो कन्वर्ट करना एक तो मुद्दा होता ही है, पर हाउ कम सारी ऑफिसेज में ये हिंदू लड़कियों के पास ही जाते हैं हर चीज करने, और इनको हिंदू लड़के ही दिखते हैं, इनको हिंदू लड़कों को ही बोलना होता है कि सेंड योर वाइफ टू अस, हम उसको प्रेग्नेंट कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे। इनको ये क्या है? और ये यहाँ तक घुस गए हैं कि आप हिजाब और बुर्का पहनना अलाउड है, आपको नमाज पढ़ना अलाउड है काम छोड़ के 5 दफा, हाँ, पर हिंदू कुछ भी करना चाहे तो नहीं हो सकता। अब जैसे दिवाली की छुट्टियां लेंसकार्ट में, तो दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती थी, कोई भी फेस्टिवल हिंदू का होता था तो नहीं मिलती, पर ईद पे इन लोगों को छुट्टी मिलती है। रमजान के दिनों में इनको जल्दी घर जाने दिया जाता है। ये सब क्या है? अभी तो इस्लाम अभी खतरे में है, तो ये हाल है, जब खतरे में आएगा तो क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आप बताइए टीसीएस और लेंस का। और साथ में एक और चीज, जब भी ये लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं, प्रेग्नेंट कोई मुस्लिम, इस बार निदा खान प्रेग्नेंट निकली, जब ब्लेम आने लगता है। जब सीए एनआरसी था तो कोई और एक और लड़की थी जो प्रेग्नेंट निकली। जी जी। तो ये बचने के लिए क्या प्रेग्नेंट हो जाते हैं कि क्या करते हैं? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रेगनेंसी का ये क्या है ये सब? देखिए पायल जी, पहली बात तो ये कि लेंसकार्ट और टीसीएस की बात करें तो टीसीएस और लेंसकार्ट दोनों का, टीसीएस को तो ये कि हमारे देश के लोगों को, सॉरी लेंसकार्ट को, कि हमारे देश के लोगों को ना सेक्युलरिज्म का बड़ा खतरनाक कीड़ा काटा हुआ है, तो वो निकलता नहीं है। आप जब दिवाली की छुट्टी है तो उनको लगता है कि हिंदू तो क्या ही कर लेगा, मतलब भाई तुमको काम करना पड़ेगा, आज दिवाली है, थोड़ा 1 घंटे पहले चले जाना, पूजा से पहले घर पहुंच जाना, ठीक है, इतने बजे पूजा का मुहूर्त है। लेकिन उनको पता है भाई मुसलमान नमाज पढ़ते, अरे अरे ठीक है, आप 5 बार नमाज पढ़ने जाइए, अच्छा रमजान है आप 4 घंटे पहले घर चले जाइए, जबकि ये और कहीं पे बर्दाश्त नहीं होता। आपको रमजान में अरब मुल्कों में उनमें शिफ्ट चेंज हो जाती है, वो शहर से जैसे ही 4 या 5 बजे से वो दोपहर के 12 बजे तक 1 बजे तक वो अपना 7-8 घंटे का अपना शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने घर पे रहिए, अपने घर से आप अपना यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, रोजे की तैयारी करो, इफ्तारी की तैयारी करो। ये सारे नखरे यहीं पे सेक्युलरिज्म के नाम पे चलते हैं, और हमारे देश के ही लोग इस सारी चीजों को, जो स्यूडो सेक्युलरिज्म है उसके नाम पर ये सारी चीजें कहते हैं। अब आते हैं हम टीसीएस के मुद्दे पर। टीसीएस का जो, या फिर हम लव जिहाद के मुद्दे की बात करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत सालों से, बहुत समय से चल रही है। केरला से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये जो टर्म है वहीं पे कोर्ट में ये पॉइंट हुई। एनआईए ने तब भी इन्वेस्टिगेशन की थी, और आज भी थैंकफुली एनआईए ने बड़ा अच्छा काम किया है, वहां पर अपने एजेंट्स को भेजा उन्होंने। इतने लंबे समय, अब देखिए कि कितना बड़ा लंबे समय लगता है, ट्रेनिंग दी होगी, जो भी ऑफिसर्स रही होंगी या फिर जो भी कांस्टेबल जो भी, उन्होंने इतने समय रहकर उन्होंने सारे इस पूरे रैकेट को वो किया, बस्ट किया, एक्सपोज किया। आप जी सर, पूरा सारा कुछ। अब जब इस मुद्दे को आप पूरी तरह से समझते हैं तो ये मैं मानती हूँ कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक थ्रेट डिक्लेयर हमारे कोर्ट को, सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए। हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे, कहेंगे भाई भारत तो सेक्युलर देश है, यहाँ पर शादी करने का या आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार है, या यू आर फ्री टू चूज योर पार्टनर, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं तो उसमें उन इंडिविजुअल्स के अधिकारों को प्रोटेक्शन मिलती है क्या? नहीं। जैसे लव जिहाद की हम बात करते हैं, लव जिहाद को लेकर कानून बने हुए कई सारे राज्यों में, लेकिन उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई अगर शादी होगी तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप कानून भी बना रहे हैं तो भी पर्याप्त नहीं है। आप कानून बनाए, सबसे पहले तो इसको आप डिक्लेयर करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट है, फिर उसके बाद आप बेहतर कानून बनाएं लव जिहाद को लेकर, क्योंकि ये जुड़ा है गज़वे हिंद का एक ऑफशूट मान सकते हैं आप इसको, कि आप डेमोग्राफिक चेंज करके, कन्वर्ट करके, अलग अलग मीन्स और मेजर से आप उस उद्देश्य को काम करते हुए पाकिस्तान को देखेंगे। ठीक है, तो पैसे की बात होती है, मीडिया में आपने सुना होगा कि जाति के हिसाब से लड़कियों का प्राइस होता है कि भाई अगर ब्राह्मण लाएंगे तो 15 लाख, राजपूत लाएंगे तो 10 लाख, 12 लाख। तो ये सारी चीजें जब खुले तौर से सारी चीजें सामने हैं, तो सरकार क्यों पर्याप्त कानून नहीं बना रही है भारत की बेटियों की सुरक्षा के लिए, और बेटियों की सुरक्षा से और आगे बढ़ के इस देश की सुरक्षा के लिए इससे जुड़ा हुआ है मसला। सिर्फ बेटियों की बात नहीं है, ये भारत माता की भी बात है। भारत की बेटियां हो या भारत माता हो, तो हम इतने लाइटली इन सारी चीजों को क्यों लेते हैं कि भाई कोई हमें कुछ बोल देगा, हमें बोल देगा कि हम सेक्युलर नहीं है, मोदी मुसलमानों के खिलाफ ये करें। नहीं, हमें सबसे पहले अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा, और ये पैटर्न हम इतने दशकों से देख रहे हैं, ये अभी से तो है नहीं, कई दशकों से चल रहा है
है और ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब भी फिल्म आएगी कश्मीर फाइल है, केरला फाइल, तो कहेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है। भाई आप फिल्म को तो प्रोपेगेंडा कह लेते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती तो कहते हैं भाई इस्लाम नहीं कहता। हम तो इंटरफेथ जो डायलॉग्स होते हैं उसमें कहते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, लेकिन आप इंटरफेथ डायलॉग पे जाके तो बोल देते हैं। एक भाई साहब बोल रहे थे टीवी पे कि हम इंटरफेथ डायलॉग में हम यही बात इतने दर्शकों से बोलते आ रहे हैं कि भाई आप इस तरह की चीजें नहीं करें, ये गलत है, आप नाम बदल कर ये करके करें। आप क्लोज रूम में मदरसों में भी सिखाते हैं कि भाई जब इस्लाम में दूसरे धर्म में शादी नहीं है तो क्यों आप हिंदुओं की बेटियों के साथ जाके अफेयर चलाते हैं, नाम बदलते हैं, या नाम ना भी ना बदले तो उनको प्यार मोहब्बत में फंसा लेते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि भाई आप जब तक आप रवीना से रजीना नहीं बनोगे तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। और जो लोग कहते भी हैं कि भाई हमने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो सब झूठ बोलते हैं। चाहे बॉलीवुड का कोई हो, आपके सामने लेटेस्ट है ये अपनी स्वरा भास्कर कहने के लिए कहती है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बट मैं आपको कंफर्म कहती हूँ कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। उससे पहले उनका निकाह हुआ, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके शादी। तो ये लोग झूठे लोग हैं, ये सारा झूठ का आडंबर यहीं पे चल रहा है इस देश में। अब जैसे गौरी को गौरी खान बोलते हैं ना शाहरुख खान की, तो धर्म परिवर्तन किया होगा तो गौरी खान आप अब कहने के लिए कहेंगे भाई सब कुछ धर्म फॉलो करती है, लेकिन करना पड़ना निकाह होता है सबका। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे इनके बच्चे हराम है। सबको कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि शादी जायज नहीं है, बच्चा हराम है। इनफेक्ट सुबह ही का आपको केस पता होगा, हम लोग उस प्रोग्राम पे थे न्यूज 18 के, कुछ सालों पुराना मामला है वहां पर। शोएब जमाई ने उसके एक दिन पहले रशीद ने बोला था, तो ओपनली बोलते हैं कि आपका बच्चा हराम है। मतलब आप तौबा कोई बोल सकता है किसी के बच्चे के लिए इस तरह का, वो भी भारत में रहकर? उन्होंने भारत संविधान के साथ शादी की है। आप इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये इसमें अब ये जैसे ना मेरा एक बार वो अकाउंट पूरा डेड हो गया था। मैंने कुछ लिखा था कि टेररिस्ट आर स्नेक्स एंड कुछ ऐसे करके लिखा था। मेरा तो हैक ही हो गया, कितने हो गए अकाउंट, हाँ ट्विटर अकाउंट मेरा 2 साल है। जो उनको बचाता है वो ग्रास है और ये सब करके ना मैंने कुछ ऐसे जी कुछ जी जी, पता नहीं क्या कुछ ऐसे लिखा। तो अच्छा मेरे अकाउंट ओके, सारे वो हो गए थे। तब तो जैकवा के पास था ना ट्विटर, जी जी तो वो लिबरल था। पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे मैं अगर हम बात करेंगे ना पेरिस, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम्म, मैं आपको सेक्युलर हिंदूज की बात बताती हूँ। हमने बहुत इस्लाम जी जी डिस्कस कर लिया, थोड़ा सेक्युलर जी, हिंदू भी करते हैं। जैसे मैं वो तो बोलूंगी उससे भी ना बड़ा अरे थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट हाँ, तो वो वही तो है। सबसे बड़ा थ्रेट है। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे वो बोलेंगे, मैं बोलूंगी ना कि अरे आज मुसलमानों ने ना उसको मार दिया तरुण को। हैं हिंदू तो जैसे मुसलमान को मारते ही नहीं। वो याद है अखलाक, इनको एक नाम याद है, वो याद है अखलाक, ऐसे करके ये पानी डालते हैं और फिर वो बोल देते हैं ऑल मुस्लिम्स आर। मैंने कहा हु सेइंग ऑल मुस्लिम्स आर बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इफ अ मुस्लिम इज नॉट क्रिटिसाइजिंग टीसीएस ओपनली, इज नॉट दिस थिंग, तो फिर सब पे सवाल आ जाता है ना। अगर मैं आज बिल्कुल हिंदू कुछ गलत करता है, करप्शन करता है या ब्राइबरी करता है, तो आई एम तो फर्स्ट पर्सन टू से कि अरेस्ट करो इसको। पर मुसलमान उसको बिल्कुल, बचाने आ जाएगा, मुसलमान मुसलमान को बचाने देगा। अरे वो करप्ट नहीं था, ये तो मोदी सरकार है ना, तो पर हम हिंदू कर दे। और अब जैसे मेरे को कोई बोलेगा अरे लिबरल हिंदूज, लिब्रांडू हिंदू सबसे पहले आपके भगवानों के ऊपर अटैक कर, मुसलमान तो बाद में करता है। ये जो लिब्रांडूज हैं ये जितना अटैक करते हैं ना सेक्युलर हिंदूज, आपके हनुमान जी को बंदर बुलाएंगे, गणेश जी को हाथी बुलाएंगे, और बोलेंगे क्या ये भगवान भगवान लगे। अरे और मैंने आपको वो कहा फिल्म याद है, एक पोस्टर रिलीज हुआ था माँ काली के ऊपर, उन्होंने क्या वो हाँ, कुछ किया था कुछ और सालों इवन पहले, मुझे याद है। क्यों अब वो जो सैनी सयानी सयानी क्या करके वो टीएमसी की जो पॉलिटिशियन है, उसने जी 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 शिवलिंग के, वो तो हिंदू है, उसने तो शिवलिंग के ऊपर जी कॉन्डम पहना के, तो जी ये वाले ये जो हीनोज है ना, ये नाम के हिंदूज हैं नेम ओनली, इनसे मुझे ज्यादा डर लगता है। मुझे मुसलमान से डर नहीं लगता, क्योंकि हम्म, ये फंसेंगे। और मैं इनको कहती हूँ तुम्हारे कारण आग लगेगी मेरे घर में आग लगेगी, तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा घर सेफ है, क्योंकि वो जब अटैक करने आएगा वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि अरे आप सेक्युलर हैं, आप हमारे फेवर में बात करती है। वो आपका नाम देखेगा, सरनेम देखेगा, आपको जो करना होगा कर। जी तो एंड में तो मैं यही कहूंगी कि मेरे को रेडिकलाइज इस्लाम से डर लगता है, रेडिकलाइज मुस्लिम से डर लगता है, इस्लाम से नहीं, गलत वर्ड है वो, इस मुस्लिम से डर लगता है। और मुझे लिब्रांडू हिंदू से तो बहुत 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 डर लगता है, मुझे आप उनसे उनको खतरा है। उनको हिंदू ना बोलिए, क्योंकि वो हिंदू हाँ नहीं वो है, वो हाँ वो कम्युनिस्ट है। वो कोई भी सनातन धर्म का फॉलो नहीं करते। आप किसी को भी देख लीजिए, क्या स्वरा हिंदुइज्म फॉलो करते? नहीं, वो सारे के सारे वो कम्युनिस्ट है, सारे कॉमरेड्स है। कोई भी सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होते तो इस तरह की चीजें नहीं करते। सनातनी कभी भी शिवलिंग का अपमान नहीं कर सकता, माँ काली का अपमान नहीं कर सकता। आप चाहे रेगुलर मंदिर में जाके पूजा अर्चना करें, लेकिन इस तरह से भगवान का अपमान तो नहीं कर जैसे सकते। तो एम्बर, हमें मैंने हमें मैंने जी एक किसी को बोला, हिंदू को बोला कि देखो अंबानी तक श्री कृष्ण में और राम में कितना बिलीव करते हैं, अदानी को जी देखो कितना कुछ कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन और जयभाजी तो पैदल जाते हैं सिद्धि विनायक, हम्म, कितने हिंदू बॉलीवुड में पैदल कहते हैं। जी नहीं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर डर है कि इनको भगवान ने पैसा दिया, शौहरत दी है, कहीं वापस ना हो जाए। ये हिंदू जवाब देते हैं।
ना अब ना मेरे ना को ना लगा ना, इसके पीछे की कि भी कहानी, सारा कुछ पब्लिक परसेप्शन को और पब्लिक सेंटिमेंट को अटैच करने के लिए किया जाता है कि अरे सारा खान जा रही है केदारनाथ, अरे नुसरत भरूचा जा रही है महाकाल, हम इनफैक्ट हम लोग भी गए थे, आपको याद होगा। तो ये सारी चीजें पीआर के लिए होती, इनकी तो बाल की अगर ये वाली लट मेरी यहाँ पे तो ऐसे होगी, तो ये भी उनकी पीआर टीम डिसाइड करती है। उनका एक एक चीज कैसे करके, हाथ में कौन सी किताब होगी, बैग कैसे कलर का होगा, और आपकी शर्ट के कितने बटन खुले होंगे, कितने बंद होंगे, एवरीथिंग इज प्री प्लान बाय देयर पीआर टीम। इनमें तो एक पैसे की अकल नहीं होती, ये पूरी तरह से मैनेज होते हैं, कैसे चलना है, कितने कदम चलने हैं, कितनी तेज चलना है, गाड़ी से किस तरफ से उतरना है, पपराइजी कहाँ पे आएगी, सारा सब कुछ प्लान होता है। तो जो ये कहे कि नहीं जी हम तो भगवान के लिए गए थे, नहीं, कोई भगवान के लिए नहीं गए, ये अपनी पीआर के लिए जाते हैं, अपने हाँ, ताकि बॉलीवुड लोग तो जुड़े। पूरा, हाँ, ये बॉलीवुड और और स्पेशली ये थ्री सारा आर, अली चाहे खान और अमिताभ बच्चन हो, सारा अली खान हो, नुसरत भरूच हो, ईच एंड एवरीबडी व्हाटएवर बॉलीवुड तो दे इसीलिए डू रहते इट हैं। एब्सोल्युटली। और फिर बाकी आप जो सेक्युलर हिंदूज की बात कर रही थी, वो कोई हिंदू नहीं है, वो सारे के सारे कम्युनिस्ट है, ये कोई भी सनातन को फॉलो नहीं करता। और ये अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो ये है पायल जी के ये जो आए थे कम्युनिस्ट, ये किसी भी तरह के धार्मिक एक्सट्रीमिज्म और सारी चीजों के खिलाफ है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इस्लामिक जो कट्टरता है उसी चीज को ये प्रोटेक्ट और प्रोपेगेट करते हैं। इनसे इनसे तो इनसे जावेद अख्तर कोई नहीं कहता, जावेद अख्तर कहता है आई एम एन एथिस्ट, पर वो इस्लाम को कभी वो छोटा मोटा ऐसे ऊपर ऊपर वाला क्रिटिसाइज कर देंगे कि ट्रिपल तलाक होना, वैसे बोल देंगे आई एम एन वही तो एथिस्ट। मैं बोल रही हूँ। कन्हैया कुमार देख लो, कन्हैया कन्हैया कुमार हर जी, वक्त सनातन धर्म को क्रिटिसाइज करेगा, पर इस्लाम पे कभी अटैक नहीं करेगा, तब वो एथिस्ट नहीं होते हैं। उनको ये पता एथिस्ट है सीधे कि अंजाम क्या होगा, उनको पता है कि सलीम आस्तीन जैसा अंजाम होगा, करके आई देंगे, नो। जरा पता चल जाएगा 2 दिन में। तो यही है ना, उनको पता है ना कि जहां पर शाह जा रहा है वहीं पे ये वार करते हैं, जहां पर पता है ना, जहां पे इन्होंने जरा सी हिमाकत की और उस हिमाकत की बड़ी सजा मिलेगी, हमेशा के लिए गला काट दिया जाएगा, इसलिए तो नहीं करते। और भारत के मुसलमान भी इसीलिए सारी चीजें करते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर उनके सारे नखरे उठाए जा रहे हैं। इस देश का विभाजन हो गया धर्म के नाम पर, इस देश में हो हल्ला होता है धर्म के नाम पर, फिर भी आप दिन रात दिन रात दिन रात इस देश को आप कोसते पीटते रहते हैं कि इस देश में ये हो रहा है। आप जाकर देखिए जरा कहीं और, आप थोड़ा सा दूर चले जाइए, अफगानिस्तान पाकिस्तान, जिस देश की मांग आपने वोट करके जिस इस देश की धरती से उसको चीर कर निकाला था, आपको पता चलेगा। तो आप कहने के लिए कह दीजिए कि मोदी फाशिस्ट है, फलाने ये है, नहीं, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, समझनी होगी, क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ। अगर ये देश मुझे मेरे अधिकार सुनिश्चित करता है तो हमें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां भी समझनी होंगी कि क्या मेरी जिम्मेदारी है अपने देश और समाज के प्रति, क्या हम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और इट्स हाई टाइम कि हमें इस सारी चीजों पे अवेयरनेस भी करनी होगी कि हम सभी देशवासियों की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको अवगत कराएं कानूनी अधिकारों के साथ साथ, क्योंकि हम एनजीओ में बड़ी कानूनी उनकी इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लीगल अवेयरनेस महिलाओं को होने चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमें भी कुछ जिम्मेदारियां दी है संविधान ने देश के प्रति अदा करनी है। तो जिस दिन हम जिम्मेदारियां समझ जाएंगे अपनी, तो और बाकी देश का कल्याण हो जाएगा। देश का कल्याण होगा। थोड़ा सा सरकार को भी थोड़ा सख्ती से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ कुछ मेजर बदलाव की आवश्यकता है भारत को और बेहतर बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। थैंक यू सो मच एम्बर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।